बातों को दबा दिया जा रहा है। पंडित नहीं सही का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। कि उसको नेता भी सपोर्ट कर रही है, विधायक के घर पे रह भी रहा है वो। जो हमारा परिवार था मुझे छोड़कर चला गया और बकरे की तरह काटा गया। जब कार्रवाई करना था तो उन अधिकारी लोगों ने कर ही नहीं लिया। एक ऐसी घटना जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दी। बात इस पर भी करेंगे कि इंसाफ क्या आज धर्म का क्या तकाजा होता है। और समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते हैं विधायक की हत्या कराई। मुख्यमंत्री के लिए प्रजा प्रजा में फर्क न हो, ऐसा कहने वाले नेता के पद चिन्हों पर चल करके लखनऊ की कुर्सी पर बैठे नेता इस बात को कितना मान रहे हैं। सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, उसे नौकरी देने की भी बात कर रही है। कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उस घटना में भी लाभ लेना चाहती है राजनीतिक। अहमद फराज लिखते हैं कि मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम है अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते। उत्तर प्रदेश की सियासत को अगर आप करीब से देखते होंगे तो आप इंसाफ के नजरिए और सियासत के रिश्ते को साफ तौर पर समझ जाएंगे। और आज इस रिश्ते पर मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुई एक दर्दनाक घटना को, एक गांव, 2 घर, 6 हत्याएं, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा वाकया आपके सामने है। जमीन का एक टुकड़ा आज भी वहीं पड़ा है। जमीन पर कब्जा करने का ख्वाब वहीं पड़ा है, मगर जो इंसान उस जमीन के टुकड़े को लेकर लड़ रहे थे, दोनों परिवारों के, वो आज इस दुनिया में नहीं है। वो ये देखने के लिए भी नहीं है कि उनके परिवारों पर क्या बीत रही है। इस देश और दुनिया में जाने कितना लहू इस बात पर बहा, ये मेरा है, ये तेरा नहीं है। इस दर्शन को छोड़ देते हैं क्योंकि हकीकत में एक एक इंच जमीन की कीमत होती है। काश कि वो इंच के टुकड़े जमीन के किसी इंसान की जान से ज्यादा कीमती न हो पाते। काश कि इंसान इस बात को समझ पाता कि सब यहीं धरा रह जाएगा, मगर हकीकत यह है कि हमने इंच इंच जमीन को लेकर के पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले मुकदमे, हत्याओं के लंबे इतिहास को देखा है और आज भी ये चल रहा है। ऐसा ही एक वाकया उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में घटित हुआ। सत्यप्रकाश दुबे के भाई ने जमीन का एक हिस्सा प्रेमचंद यादव के नाम लिख दिया। कई तरह के किस्से चल रहे हैं कि नाम लिखा या लिखवा दिया। वो मंदबुद्धि थे, प्रेमचंद के घर रहते थे, उनसे लिखवा लिया गया। तो दूसरी तरफ यह भी किस्सा है कि भाई उस जमीन उस भाई की थी, उसने जिसे लिखना था लिख दिया और उसको लेकर के विवाद हुआ, केस मुकदमा चला, शिकायत हुई और वह विवाद का कारण बना रहा। हाँ, उसके बाद लंबे वक्त तक वो तनाव की वजह बनी रही। वो तनाव कभी कम होता, कभी ज्यादा होता। इस बीच में एक वाकया ये होता है कि सत्यप्रकाश दुबे के घर एक ट्रैक्टर आया हुआ है जिसका लोन चुकाया नहीं गया। प्रेमचंद को लगता है कि यह मौका ठीक है, उनकी कुछ आर्थिक मदद की जाए और समझौता करा लिया जाए कि यह जमीन का विवाद खत्म हो जाए। 9 बीघे की जमीन का टुकड़ा विवाद का कारण बना हुआ था क्योंकि जमीन कीमती थी। और घटना के दिन वहां के प्रत्यक्षदर्शियों के किस्से पर अगर भरोसा करें तो प्रेमचंद यादव को सत्यप्रकाश दुबे के घर जाना, उनको यह बताना कि आपके पेड़ जो लगाए गए थे वो कोई काट रहा है, उसके बाद उनका उधर जाना और होते होते सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंच जाना, प्रेमचंद का इस बात का एक प्रस्ताव रखना कि हम आपकी मदद कर रहे हैं,
सत्यप्रकाश दुबे का क्रोधित होना, विवाद बढ़ना और प्रेमचंद के गर्दन या पीछे सर पर गहरे चोट पड़ना और प्रेमचंद का इस दुनिया से रुखसत कर जाना। किस्सा इससे आगे बढ़ा। यह खबर प्रेमचंद यादव के अपने लोगों की तरफ पहुंचती है और थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर पहुंचती है। प्रतिरोध में दूसरे पक्ष की तरफ से सत्यप्रकाश दुबे के घर पर हमला किया जाना, बच्चों, पत्नी समेत 5 लोगों को निर्ममता से मार डाला जाना। यह सब कुछ शायद 20 मिनट के भीतर हो गया। इस 20 मिनट ने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। इस 20 मिनट ने 2 परिवारों के घर में मातम पसरा दिया। विवाद जमीन का और लहू 2 परिवारों के बह गए। दोनों परिवारों पर क्या बीत रही होगी ये परिवार वाले समझते हैं। और ये कोई नया किस्सा या नहीं है। 2 अक्टूबर का दिन रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का लेहड़ा टोला मातम में सिमट गया और उसके बाद वो दोनों परिवार अपने लोगों को हमेशा के लिए खो देते हैं। हम उन दोनों परिवारों के साथ सांत्वना रखते हैं। दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत मिले इसके कामना करते हैं। मगर यह किस्सा यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से शुरू होता है। दोनों पक्षों में हमलावर हैं, दोनों पक्षों ने हत्याएं की हैं और दोनों पक्षों से लोग मारे गए। मगर यहां से सियासत अपना रंग दिखाना शुरू करती है। इलाके के प्रभावशाली विधायक कहे जाने वाले एक शख्स का एक पक्ष की ओर खड़ा होना, डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री का एक पक्ष के बेटे से मिलना जिसके पिता मारे गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक पक्ष के लिए झुकाव दिखना और वहीं दूसरे पक्ष के घर की पैमाइश शुरू होना, उसके घर पर नोटिस चस्पा किया जाना, उसके लोगों को प्रताड़ित किया जाना, ये एक ही राज्य के 2 पीड़ित परिवारों के साथ रवैया है। इस प्रदेश में वह व्यक्ति मुख्यमंत्री है जिसके राजनीतिक पुरोधा ने गुजरात दंगे के वक्त गुजरात में जाकर उस समय के मुख्यमंत्री को राजधर्म का पाठ पढ़ाया था कि राजा के लिए प्रजा प्रजा में फर्क नहीं हो सकता। और उत्तर प्रदेश में साफ दिख रहा है कि मौत को, हत्या को संख्या में तौला जा रहा है तराजू कर रखकर, और कहा जा रहा है कि एक तरफ गुंडा है, बदमाश है, एक व्यक्ति मरा है, वो अपराधी है, उसने अवैध जमीन कब्जा करके घर बनाया, उसका घर गिरा देंगे, उसके ऊपर तमाम तरह के प्रताड़ना के मुकदमे लगा देंगे और दूसरे खेमे के लोगों के मारे जाने को संख्या से वजनदार बताया जा रहा है। कि विधायक, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की भाषा एक पक्ष में दिख रही है, जबकि कोई भी व्यक्ति मनुष्य होगा ना तो वो प्रेमचंद यादव के मारे जाने और सत्यप्रकाश दुबे के मारे जाने में फर्क नहीं कर पाएगा। आप अभी ये तय नहीं कर पाएंगे, भी तो जांच हो रही, इसलिए बहुत सारी बातें हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अभी जांच हो रही है और जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए अगर जरूरत पड़ जाए तो। मगर कल्पना करिए सियासत इस कदर हावी हो जाए कि वो मृतकों के वोट बैंक को उनकी जाति देख करके निर्धारित करने लगे कि हम किससे गले मिलेंगे, किसको आर्थिक मदद करेंगे। और सरकार ये कर रही है। कोई नेता अपने इलाके में अपनी जाति के साथ खड़ा हो जाए तो शायद ये उतनी बात बड़ी ना हो।
हालांकि तब भी बड़ी होती। और यह बात उनसे पूछी जा रही है जो हिंदू एकता का दावा करते हैं कि 80% हिंदू एक हैं। प्रेमचंद यादव हिंदू नहीं क्या? क्यों नहीं एक भी खबर ऐसी अब तक दिखी कि हिंदूवादी संगठनों का तमगा लगाया कोई एक संगठन प्रेमचंद यादव के घर गया हो और न्याय की अपील कर रहा हो? फिर किस बात की हिंदू एकता? प्रेमचंद यादव की बेटे ने क्या अपने पिता को नहीं खोया? ठीक वैसे ही जैसे सत्यप्रकाश दुबे के बेटे और बेटियों ने अपने परिवार के लोगों को खोया। सरकार के लिए दोनों में फर्क नहीं किया जाना चाहिए था। पैमाइश हो, अगर किसी ने अवैध जमीन कब्जा किया है तो उसकी पैमाइश हो, घर गिरा दिया जाए, मगर एक का ही क्यों? बहुत सामान्य सा प्रश्न है। और कोई नेता अगर अपनी जाति का देख करके अपनी जाति के यहां जा रहा हो, शायद यह मुद्दा इतना बड़ा तब न बन पाता, मगर प्रदेश सरकार अगर इसमें विभाजनकारी रवैया अख्तियार करती हुई दिखे तो नागरिक होने के नाते आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। और आज लोग सवाल पूछ रहे हैं, कल किसी मुसलमान को अपराधी देखा गया, घोषित किया गया, न्यायपालिका में अभी कोई सजा नहीं मुहैया हुई, बुलडोजर चलाकर घर गिरा दिया गया, जो कि उस व्यक्ति के नाम पर भी नहीं था, वो उसकी पत्नी के नाम पर था। हम और आप खामोश रहे क्योंकि वो मुसलमान था। आज बुलडोजर तैयार बैठा है। कब? अब ये तो उस इलाके की जनता की बात देखिए जो लगातार मीडिया में ये कह रही है कि प्रेमचंद यादव कोई अपराधी और माफिया नहीं था। बाकी लोग भी अपने अपने, और न सत्यप्रकाश दुबे के लिए कोई कह रहा है कि वो अपराधी या माफिया थे। दो पक्षों में विवाद, और सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि वर्तमान देवरिया का भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जांच उसके फोन की भी होनी चाहिए। कहीं वो कहीं से इन्वॉल्व तो नहीं? उसकी अहंकार वाली भाषा, हाथ उठाकर एक बच्चा जिसने अपने पिता को खोया है, उसकी श्रद्धांजलि सभा को एक चुनावी रैली और स्टंट बना देना, अपनी जाति के लोगों से भर भर करके आर्थिक मदद करा देना, और उस बच्चे को ऐसे खड़ा करना। अरे आप सरकार में हो, एक तरफ सत्यप्रकाश दुबे के बेटे का हाथ पकड़ते और दूसरे हाथ में प्रेमचंद यादव के बच्चों का हाथ पकड़ते। सरकार का तकाजा ये कहता है, दोनों को आर्थिक मदद करते, दोनों को निष्पक्षता से जांच करते, दोनों की जमीन की पैमाइश की जाती, दोनों के घर के सामने बुलडोजर खड़ा होता। न्याय का यह तकाजा है। मगर जितने भी दलित पिछड़े लोग अपराध के शिकार हुए, और जहां भी द्विपक्षीय मामला था, हर जगह दलित पिछड़ों के अगर वो अत्याचार के शिकार हुए हैं तो बुलडोजर अत्याचारी पर नहीं चलेगा। कानपुर, बलिया, उन्नाव, तमाम ऐसी घटनाएं इस प्रदेश में ऐसी हुई। अगर अपराधी उन जातियों के हैं जिनके लोग सरकार को एक मुश्त वोट देते हैं या उनके पक्ष में खड़े हैं, बुलडोजर नहीं चल रहा। तेल खत्म है, भरी गई चाबी खत्म हो चुकी है, बुलडोजर ठहरा हुआ है और देवरिया में बुलडोजर इंतजार कर रहा है। हर दिन घटनाएं बदल रही हैं। सत्ताधारी दल अपने कदम से इस बात के लिए निशाने पर हो रहा है। मुख्यमंत्री से देश के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग सवाल पूछेंगे। हत्याओं की संख्या नहीं गिनी जाती। अगर प्रेमचंद यादव मरा है तो वो अपने परिवार का एक अपूरणीय क्षति करके गया है और उसका परिवार अनाथ हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के लोग, दोनों परिवार अनाथ हुआ है। आप मौत को, हत्या को संख्या से गिनेंगे? यह राजधर्म नहीं है।
आप मुख्यमंत्री होते हुए एक पक्ष के पीड़ित परिवार से मिलेंगे, यह राजधर्म नहीं है। आप विधायक होते हुए एक पक्ष के लिए जो नहीं बोलना वो भी करके विपक्षी खेमे पर हमला करते हुए पूरे घटनाक्रम को सियासी रंग दे देंगे, यह राजधर्म नहीं है। आप उप मुख्यमंत्री होकर सीने से लगा रहे हैं जिस आत्मीयता से, यह अच्छा दृश्य है, मगर दूसरे खेमे के बच्चे के अनाथ नहीं हुए, यह राजधर्म नहीं है। और अगर यह राजधर्म नहीं है तो सवाल पूछे जाएंगे। आज आपके पास पुलिस है, आप पुलिस लगा सकते हैं। आज आपके पास पैमाइश कराने के लिए दबाव डालने वाले अधिकारी और उस दबाव में अतिरिक्त काम करने वाले अधिकारी हैं, तो आप भारी पड़ेंगे। मगर इंसाफ सत्ता और हुकूमत के अहंकार से हमेशा नहीं हुआ है। और देवरिया कांड साफ तौर पर दिखा रहा है कि अपराध के शिकार और अपराधियों की जाति देखी जा रही। फिर क्या करेंगे? प्रेमचंद के खेमे से जिस व्यक्ति के गिरफ्तार होने की सूचना आ रही है वह भी तो उसी जाति का निकला जो सत्यप्रकाश दुबे की जाति थी। और जातिवादी कौन साबित हो जाएगा इस देश में? जो जातिवाद का शिकार हुआ। और उत्तर प्रदेश के लोगों, उत्तर भारत के लोगों, जिन यादव कम्युनिटी को आप इतना ताकतवर कह करके इस यादव कम्युनिटी के खिलाफ आपका वोट लिया गया, यह कह के कि सब कुछ इन्होंने कर लिया अपने कब्जे में, देख लीजिए अलग अलग करके मारे जाने पर कब अचानक वो हिंदू नहीं बचेगा, वो यादव हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब यादव कम्युनिटी जो सो कॉल्ड अपने को पावरफुल समझती है, मैं उन यादवों से भी मुखातिब हूं, आप भी एक बार आंख खोलकर देखिए आपको हिंदू संगठनों ने क्यों नहीं समर्थन किया। कौन लोग हैं जो प्रेमचंद यादव के परिवार की मदद करने के लिए सामने आए? कौन कौन सी जातियों के संगठन वहां आए? शुरुआत किसने की? और अगर एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ यादव दोनों खड़े हो गए तो कहां गया वो हिंदुत्व का गुब्बारा जो दोनों को एक बताता था? तो इसलिए मेरा इस पूरे घटनाक्रम पर यही कहना है कि राजधर्म खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। जाति धर्म केंद्र में है और कोई धर्म नहीं है। अपराध और अपराधी की जाति देख करके कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे हर कदम की हम घनघोर निंदा करते हैं। प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चले लेकिन नियम के मुताबिक, मगर केवल प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चले और दूसरे पक्ष पर कोई जांच न हो, यह राजधर्म नहीं है और सवाल उठेंगे तब। और ये देख लीजिए, जब ये जाति यादव के लोग नहीं बचे तो बाकी का क्या हश्र होगा। यह आंख खोलने और सजग होने का वक्त है। कल को ये आज बुलडोजर प्रेमचंद यादव के घर के सामने खड़ा है, नक्शे निकाले जा रहे हैं। उन अपराधियों के आज तक नक्शे नहीं निकाले गए जो उन जातियों से आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जातियां सबसे ज्यादा हैं। CSDS का आंकड़ा 82 से 89% तक दिखा रहा है कि वो उनको वोट देते हैं और वो अपने लोगों के साथ खड़े हैं। जनता को न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, न्याय के पक्ष में, राजधर्म के पक्ष में मुख्यमंत्री को खड़ा होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एक सत्ताधारी दल का विधायक अगर जाति देख करके पीड़ित को गले लगाए तो यह राजधर्म नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। नजर रखिएगा, यह बुलडोजर, हमने बार बार कहा है, यह संविधान के ऊपर चलता है। हम इसकी पैरोकारी कतई नहीं करते। किसको नहीं पता है जब किसी पत्रकार के घर जांच के लिए भेज सकते हैं कोई भी चीज, और कौन सा दस्तावेज कहां से निकाल करके किसको जेल में बंद कर देंगे? कितने जेल में बंद हैं? क्या इस देश में शोधार्थी जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले थे वो जेल में नहीं बंद? क्या इस देश में प्रोफेसर हैनी बाबू टेम्पर्ड करके उनके गलत चीजें उनके ईमेल पर खबर आई है, वो जेल में नहीं बंद? तो ये बुलडोजर जो जाति देखकर चल रहा है, ये आपसे पूछेगा कि अगर आप आज इस सब अन्याय को देखते चुप रहेंगे तो ये कल को किसके ऊपर चलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं,
नंबर 1, हत्याओं को संख्या में गिनकर किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं किया सकता। अपराध दोनों तरफ से हुआ है तो अपराधी दोनों पक्ष हैं। न्याय दोनों पक्ष को चाहिए। आर्थिक सुविधा दोनों पक्ष को देनी चाहिए। समाज को दोनों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और कानून को न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए पीड़ित की जाति और संख्या मायने नहीं रखती। यह अहंकार की भाषा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यह दिखाता है कि घोर जातिवाद इस देश में चल रहा है और हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस देश में जमहूरियत इतनी बची होगी कि किसी एक के घर बुलडोजर चल जाए और दूसरे के घर न चले, ये सब कुछ यूं ही कबूल कर लिया जाए। मुझे इसका भरोसा कम है। जनता की अदालत में न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मैं ये मांग करता हूं, अगर पैमाइश प्रेमचंद यादव के घर की हो रही है तो पैमाइश सत्यप्रकाश दुबे के घर की भी हो। प्रेमचंद यादव के बच्चों को सत्यप्रकाश दुबे के बच्चे, इन दोनों में कोई फर्क मत करिए। हत्या दोनों तरफ से हुई है। एक क्रिया एक प्रतिक्रिया, और जांच होने दीजिए और जांच में जो चीज सामने आएगी उस पर अपनी राय बनाइए। और इस देश के बड़े बड़े हुक्मरानों को इस बात को समझ लेना चाहिए, यह दौर अब 90 का नहीं रहा। आप जातीय उन्माद फैलाकर पूरे प्रदेश में जातीय हिंसा कराना चाहते हैं। सत्ताधारी दल को अगर यह गुमान हो कि यह 90 का दशक है, दमन चल जाएगा, शायद इस देश का संविधान अभी भी इतना ताकतवर बचा है कि अब वो जातीय दमन और हिंसा का वक्त नहीं है। कानून को अपना काम करने दिया जाए, न्याय को होने दिया जाए और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे नेताओं को इस तरह के अमानवीय कृत्य करने से बाज आना चाहिए। शुक्रिया।